हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। मैं एक सीनियर शिशु रोग विशेषज्ञ एवं एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ और मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक विभाग में कार्यरत हूँ। देखिए, ऐसा है कि 5 चीज़ों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कोविड के संबंध में लोग पूछते रहे और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है जो कि भारत में फैला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली सही जानकारियाँ लोगों के पास नहीं है सोशल मीडिया के थ्रू, और बहुत सारी गलत जानकारियों का शिकार होकर लोग बहुत सारी भ्रांतियाँ रख रहे होते हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते, कोविड केयर से संबंधित व्यक्ति होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को सही जानकारी आप तक पहुँचाऊँ, और आपका फ़र्ज़ है कि औरों तक ये पहुँचाएँ और सही स्रोत सही जानकारियाँ अपने पास रखिए, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से। तो जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको पता हो कि आपको इनमें इंटरेस्ट है कि नहीं। सबसे पहले जो डॉक्टर्स जिसमें सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं संक्रमित होने के बाद हेल्थ पर्सनल, कि री-इन्फेक्शन रेट कितना है, कि दोबारा इन्फेक्शन होने पर रिसर्च क्या कहती हैं, एंटीबॉडीज़ खत्म हो जाती हैं या नहीं हो जाती हैं तो कितना वक्त लगता है, इन्फेक्शन कोरोना किसी को आज हो गया है तो दोबारा क्या वो बीमार हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन, इसका जवाब मैं साइंटिफिक रूप से आपको देने वाला हूँ, विभिन्न रिसर्च को पढ़कर दुनिया भर से जो आई हैं उसको समराइज करके छोटे में। दूसरा, मास्क से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में कि मास्क पहनने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या वायरस जो है वो इतना महीन होता है कि मास्क से बाहर निकल सकता है। तो इस पर हम बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या एक बार संक्रमित व्यक्ति वायरस का करियर बन सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो रीटेस्टिंग क्यों नहीं सरकार कराती। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हम कहीं भी भर्ती होते हैं उसके बाद रीटेस्टिंग नहीं होती, कैसे पता चलेगा कि हम निगेटिव हुए थे या नहीं हुए थे, या हम घर पर केयर कर रहे हैं तो रीटेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं। कुछ लोग रीटेस्ट की रिपोर्ट भेज देते हैं और पूछते हैं कि मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, 20 दिन बाद मुझे क्या करना चाहिए वगैरह। तो इस पर बात करेंगे। और फिफ्थ है, बच्चों के केस में बहुत सारे मैं डॉक्टर्स को भी देख रहा हूँ कि उनमें भी भ्रांतियां हैं कि बच्चों में कोरोना को बहुत ही लाइटली लिया जा रहा है, तो उस पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। इसके पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। मेडिकल कॉलेज में आज हमारे मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पहली मृत्यु हुई है कोरोना से। बहुत सारे लोग संक्रमित हो चुके हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह, उनके परिवारजन भी, लेकिन ये दुर्भाग्यवश हमारे एक सीनियर सिस्टर की का देहांत हुआ। और मेरे एक दोस्त जो कि उनके पिताजी का भी देहांत हुआ, वो मेडिकल में नहीं है लेकिन वो डॉक्टर हैं। तो कोरोना कुछ लोगों की डेफिनेटली मृत्यु का कारण बन रहा है, जहां बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत सारे लोग संक्रमित होकर पता भी नहीं चल रहा है, ठीक हो जा रहे हैं। और शायद इस वजह से विभिन्न शहरों में कुछ हल्का फुल्का ट्रेंड नीचे की तरफ जाता भी दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये समय बताएगा। तो पहला मैं बात करता हूँ कि री इन्फेक्शन का रिस्क कितना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुझे कोविड खुद हुआ था और मैं अब सारे काम कर रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में, या अपने क्लिनिक को भी मैंने रन करना शुरू किया है, परिवारजनों से भी लोगों से मिल रहा हूँ, बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। तो री इन्फेक्शन का जहाँ तक बात है, आपको यदि माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है कोविड का, हल्का फुल्का जो घर में ठीक हो गया है, या गंभीर हुआ है आईसीयू में, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। यदि आईसीयू में आप पहुंचे थे और आप ठीक हो गए हैं तो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनती हैं संख्या में, उनकी क्वालिटीज़ भी बेटर होती हैं। लेकिन आपको बहुत हल्का फुल्का इन्फेक्शन हुआ था तो कई बार या तो एंटीबॉडी डिटेक्ट ही नहीं होंगी ब्लड में, या फिर होंगी भी तो जल्दी खत्म हो जाएंगी और बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी। तो क्या एंटीबॉडीज़ यदि आपके ब्लड में कम है अभी, या मेरी एंटीबॉडीज़ 3 महीने बाद कम हो जाती हैं, तो क्या मैं इम्यून नहीं हूं। तो देखो, री इन्फेक्शन रेट दुनिया भर में जो ट्रेंड दिख रहा है, करोड़ों लोग इन्फेक्टेड हो चुके कोरोना से, उसमें से हार्डली कुछ केस रिपोर्ट्स हैं। 100-200 केस भी यदि होते हैं करोड़ों लोगों में से, तो वो एक ट्रेंड की तरह नहीं माना जाएगा, और ये नहीं माना जाएगा कि बहुत सारे लोगों को री इन्फेक्शन हो रहा है, या री इन्फेक्शन एक बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। समझ गए आप। तो री इन्फेक्शन रेट, जो व्यक्ति एक बार कोरोना संक्रमित हो गया है उसमें एटलीस्ट कुछ महीनों तक बहुत ही संभावना कम है, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं आप, जैसे कैंसर है आपको, या एड्स है, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स में है, तो हो सकता है री इन्फेक्शन रेट ज़्यादा हो। हेल्थ पर्सनल्स जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं बार बार, जैसे कि हम डॉक्टर सिस्टर्स, हमें री इन्फेक्शन रेट आम पब्लिक की तुलना में ज़्यादा हो सकता है, बट बावजूद उसके पहली बार संक्रमित होने की जितनी मेरी रिस्क थी उससे कहीं कम रिस्क होगी अगले कुछ महीनों तक।
अब बात यह है कि कितने लॉन्ग टर्म ये इम्यूनिटी मेंटेन होगी। तो देखो, कोरोना आए हुए यदि हम दिसंबर से माने तो 9 महीने के लगभग हो रहे हैं। तो 9 महीने में बहुत सारे लोगों को कुछ महीनों की इम्यूनिटी मिली है, दिख रही है, वो दोबारा संक्रमित नहीं हुए हैं। लाखों करोड़ों लोग, एविडेंसेस नहीं है। और जो केस रिपोर्ट्स आप लोग देखते हैं या अखबारों में कटिंग्स पढ़ रहे होते हैं कि इन्फेक्शंस की, री इन्फेक्शन की, उनमें बहुत अच्छा साइंटिफिक एनालिसिस नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों की जांच कोविड की पॉजिटिव आती रहती, PCR RT बहुत दिन तक, क्योंकि कई बार डेड पार्टिकल्स मिल रहे होते हैं जो कि दूसरे को इन्फेक्शन ना तो फैलाते हैं, ना खुद को बीमार कर रहे होते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज 30 डे तक वायरसेस रह सकते हैं, लेकिन उनकी क्षमता आपको ज़्यादा बीमार होने की, करने की या इन्फेक्शन फैलाने की बहुत ही कम हो जाती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, तो कुल मिला के समराइज में करूं तो री इन्फेक्शन को लेकर अभी बहुत हवा मत मचाइए, बहुत डरिए मत, लेकिन प्रिकॉशंस पूरे रखिए। यदि आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, मास्क है, सैनिटाइजेशन है, ये जैसे पहले फॉलो कर रहे थे, और जो गलती आपसे पहले हुई थी जिसकी वजह से इन्फेक्टेड हुए, वो ना करें। इसके अतिरिक्त जो लोग मैं देख रहा हूं, मास्क जो लोग पहन भी रहे हैं, उन लोग एक चीज़ के लिए संवेदनशील नहीं है, वह यह कि वो बहुत पास आकर बात करते हैं। और ये मैंने डॉक्टर्स में भी देखा, नर्सेज में भी देखा। आपको बात करते समय मास्क नीचे नहीं करना है और बहुत पास आकर बात नहीं करना है। यह वायरस बात करने से फैलता है। ठीक है, तो मैं समराइज कर दूं, री इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको प्रिकॉशन रखना है कि कुछ लोगों में री इन्फेक्शन पाया गया। जैसे मुंबई में कुछ रिपोर्ट्स हैं, एक अमेरिका नेवाडा में एक लड़के को हुआ, एक हांगकांग में जा रहा था, उसकी इंसिडेंटल फाइंडिंग्स हैं, कुछ चाइना में मिले, कुछ कोरिया में मिले री इन्फेक्शंस। ठीक है, लेकिन ओवरऑल री इन्फेक्शन दर बहुत कम है। अब यहाँ पर एक बात और है, लोग रिपीटेड एंटीबॉडी टेस्ट करवाते रहते हैं कि 1 महीने बाद भी करा लेंगे, 2 महीने बाद भी करा लेंगे, 3 महीने 4 महीने बाद, और बोलेंगे एंटीबॉडी कम हो गया मेरा। देखो, कोविड में जो आपकी इम्यूनिटी है वो सिर्फ एंटीबॉडी पर डिपेंडेंट नहीं है। एंटीबॉडीज के अतिरिक्त एक होती टी सेल, मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल का काम होता है, आपके अंदर मेमोरी टी सेल बन जाती हैं जब एक बार आप संक्रमित होते हैं, और जैसे ही री इन्फेक्शन आपको किसी भी वजह से होगा, वो मेमोरी टी सेल सारे इम्यून सिस्टम को रीएक्टिवेट कर देंगी, ज़्यादा संख्या में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में मदद करने लगेंगी, और आप वायरस को डिफेंड कर पाएंगे। तो या तो आपको संक्रमण नहीं होगा या हल्का होगा। पहले से अधिक संक्रमण कुछ लोगों में देखने मिला है री इन्फेक्शन में। ठीक है, और याद रखें, री इन्फेक्शन है या नहीं, ये PCR RT टेस्ट से नहीं कंफर्म किया जा सकता। उसके लिए जीन सीक्वेंसिंग करके देखनी होगी, जिससे पता चले कि ये डिफरेंट वायरस है पिछले वाले वायरस से। ठीक है, तो ये थी पहली बात री इन्फेक्शन की। अब दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ मास्क को लेकर। जो है, मास्क को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है, और कुछ वीडियोस वायरल हुए। तो देखो, मैं आप लोगों को बोलूँगा, किसी भी व्यक्ति को फॉलो मत करा कीजिए, ना ही मुझे ब्लाइंडली। फैक्ट्स को फॉलो किया कीजिए, साइंस को फॉलो किया कीजिए। ठीक है, तो फैक्ट और एक और आपको टिप देता हूं आम लोगों को, कि सरकार कोई भी हो, ठीक है, किसी भी आपकी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो, लेकिन सरकार किसी की भी हो, हमेशा हेल्थ को लेकर जो एडवाइजरीज होती हैं, जो रेडियो में, दूरदर्शन में, सिनेमा हॉल में जो एडवाइजेज सरकार देती है, उसको माना कीजिए, क्योंकि वो बहुत वेल थॉट होती हैं, तभी मार्केटिंग में लाई जाती हैं। चाहे वो 2 बूंद पोलियो की आपसे अमिताभ बच्चन बोल रहे हों, या नसबंदी के बारे में ऐड आ रहा हो, या जच्चा बच्चे की देखभाल के बारे में, या ORS के पिलाने के बारे में हो, बहुत पहले से। अब हमेशा ये एडवाइजेस सही होती हैं। इनको लेकर बहुत सारे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जैसे पोलियो ड्रॉप को लेकर होते थे, बहुत सारे लोग आयोडीन नमक को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माना करते थे, लेकिन बावजूद उसके ये एडवाइजेज बेहद साइंटिफिक और बहुत वेल थॉट ऑफ रहती हैं। तो सरकार यदि आपको रेडियो पे बोल रही है कि मास्क का उपयोग करिए, हो रहा है ना, सारे आपकी कॉलर ट्यून का हिस्सा गवर्नमेंट्स ने बना दिया है, तो आप यदि नहीं मान रहे तो बहुत गलत करें। किसी भी सोशल मीडिया के किसी डॉक्टर की बात मानकर, या वो डॉक्टर है भी या नहीं, या कोई भी इन्फ्लुएंसर, या किसी भी एक आर्टिकल को पढ़कर आप कुछ भी मानने लगते हो, तो वो आप गलत कर रहे हो। विश्वास रखना जरूरी है उस हेल्थ सिस्टम पर जो कि वेल थॉट ऑफ। बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, पता है आपको, आप तक कोई ऐड लाने के पहले एक्सपर्ट्स के द्वारा, एपिडेमोलॉजिस्ट के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, तब जाके वो मार्केटिंग का हिस्सा बनती हैं। ठीक है, तो मास्क का मैं साइंटिफिक एस्पेक्ट आपको समझा देता हूं। जिसने भी कल्पना की है कि वायरस बहुत महीन है और मास्क से बाहर निकल सकता है, वो सही है, लेकिन ये पार्टली सही है। इस वायरस का साइज लगभग 100 माइक्रोन के आसपास है, जो कि डेफिनेटली आम मास्क से बाहर निकल सकता है।
लेकिन इसमें पंख नहीं लगे हुए हैं इस वायरस में, ठीक है। ये वायरस को दूसरे व्यक्ति तक जाने के लिए सलाइवरी ड्रॉपलेट का साथ चाहिए। सलाइवा की जो एक ड्रॉपलेट है, कोई खांसता है, छींकता है या बात करता है और ड्रॉपलेट वहां तक दूसरे तक जाती है, तो उसमें एक एक ड्रॉपलेट में मिलियंस ऑफ, एक एक लाख से लेकर 10 लाख वायरस तक हो सकते हैं, और बिना ड्रॉपलेट के वहां कैरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉपलेट का साइज बहुत बड़ा है इन वायरसेस से, थाउजेंड्स टाइम, तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो मास्क जो है वो ड्रॉपलेट को एक दूसरे की ट्रांसमिशन से रोकेगा। एक व्यक्ति ने यदि मास्क लगाया है तो दूसरे तक, यदि दूसरे ने मास्क नहीं लगाया, ठीक है, तो भी प्रिवेंशन हो जाएगा। लेकिन दोनों ने यदि लगाया और दोनों प्रॉपर डिस्टेंस पर हैं तो 100% तक प्रोटेक्शन पॉसिबल है। तो इस तरह की भ्रांतियों में मत आइए, मास्क लगाइए और पास से बात मत करिए आपने मास्क लगाया है तो भी, ठीक है। तीसरा आते हैं हम कि मुझसे ये पूछा जाता है कि ये अलका दीदी ने भी पूछा कि करियर स्टेट जो है, क्या एक बार इन्फेक्टेड पर्सन करियर हो सकता है वायरसेस का। करियर का अर्थ होता है कि हम वायरस को कैरी कर रहे, करियर होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी में HIV, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी, सी, आपके ब्लड में, बॉडी में वायरस है कोई भी या बैक्टीरिया है और आप दूसरे तक उसको ट्रांसमिट करें, जैसे टाइफाइड में भी होता है, ट्रांसमिट करें और आपको कोई सिम्टम नहीं है, ये करियर स्टेट कहलाती है। तो कोविड में इस तरह का नहीं देखने मिला है, फिलहाल की रिसर्च में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। हाँ, कोविड डॉर्मेंट होकर कहीं पड़ा रह सकता है, इसके स्पेक्यूलेशंस हैं, हाइपोथेसिस है कि एक बार जो इन्फेक्टेड हुआ वेरिसेला जैसे चिकन पॉक्स वायरस में, वो एक बार बॉडी में जाता है तो बहुत सालों तक रहता है, और हर्पीज जोस्टर लेटर ऑन यदि आप कभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गए तो हर्पीज जोस्टर करवाता है वेरिसेला। तो वैसा कोविड भी हो सकता है, ये कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, लेकिन स्टिल वो इन्फेक्टिव नहीं रहेगा दूसरे को जब तक कि उस वायरस का रीएक्टिवेशन ना हो, ठीक है। तो करियर स्टेट इसमें नहीं होती है। हाँ, जिस तरह से आपके कपड़ों से, हाथ से गंदे, वहां पर यदि वायरस है तो दूसरे तक वो पहुंचा सकते हैं आप, लेकिन आप अपने शरीर के माध्यम से उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे वायरस को, ठीक है। तो ये वैसे भी कंटैमिनेशन से कम होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज़्यादा है, जहां पर संख्या बहुत तेजी से हमारी बॉडी शुरू के 10-11 दिन तक, 9 दिन तक बढ़ाती रहती है वायरस को ब्लड में जब भी कोई इन्फेक्टेड होता है, और ये वाले वायरस जो बढ़ रहे हैं संख्या में, दूसरे तक जाने की संभावना बहुत रहती है। तो करियर स्टेट इसमें नहीं होता है। ये तीसरा क्वेश्चन आपको उसका आंसर मिला होगा। एक और क्वेश्चन होता है कि गवर्नमेंट दोबारा टेस्टिंग नहीं कराती तो क्या मैं अपने परिवारजनों को रीइन्फेक्ट तो नहीं कर दूंगा, या दूसरों को रीइन्फेक्ट तो नहीं कर दूंगा, या मेरा पड़ोसी जो है उसने कोविड निगेटिव की टेस्टिंग नहीं ली दोबारा, तो क्या वो मुझे रीइन्फेक्ट तो नहीं कर देगा। तो देखो, ऐसा है कि वायरल रेप्लिकेशन कोविड में 9 से 10 दिन तक होता है बॉडी में। इसके बाद भी लोग सीरियस होते हैं ज़्यादातर 11वें-12वें दिन में। तो ये बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म या ब्रेडिकाइनिन स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इस समय वायरस डायरेक्ट इंजुरी नहीं कर रहा होता है बॉडी की, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो कि लड़ रहा था वायरस से, वो पागल हो जाता है एक तरह से, ऊटपटांग हरकतें, क्योंकि एक नए दुश्मन को पाकर, और कुछ लोगों को बहुत सिक कर देता है। तो ये इस तरह के जो आप केसेस सुनते हैं कि 10-11 दिन तक व्यक्ति ठीक था और सडनली डिटोरेशन हुआ कोविड में, वो ये साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन वायरस रेप्लिकेशन 9-10 दिन में खत्म हो चुका है। तो ऐसे लोग जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको 3 दिन से कोई बुखार नहीं आया, SpO2 सब कुछ ठीक है, तो उनको रीटेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दूसरों को इन्फेक्शन नहीं पहुंचाएंगे। जो लोग होम आइसोलेशन में, वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त 7 दिन और आइसोलेशन में रह लीजिए आप, टोटल 17 दिन रह लीजिए, जिससे कि दूसरे में इन्फेक्शन की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। फिर आप दूसरों से मिल सकते हैं, परिवारजनों में दूसरे कमरे में जा सकते हैं, आप बाहर अपनी व्यावसायिक गतिविधियां कर सकते हैं, ऑफ कोर्स जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क के नियमों के साथ, ठीक है। भारत में कोरोना की इस कदर वृद्धि का जो हम विश्व के सरमौर बनने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सरकारों ने अच्छा काम नहीं किया या जिला प्रशासन ने कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने देखा है कि जनता सेंसिटाइज नहीं रही, और इसमें बुजुर्गों की मृत्यु दर है, आपको बता दूं। तो और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा मुश्किल है उनको समझाना, मैंने देखा, मेरे अपने घर के मैंने देखा है, ठीक है। उनको ये समझाना कि मास्क का महत्व, पास से बात, क्योंकि उन्होंने पूरी जनरेशन में इस तरह का नहीं देखा, तो वो इस बात को, कई लोग तो स्वीकार ही नहीं पाते हैं कि कोई अदृश्य सा ऐसा कोई दुश्मन भी है, और वो सबसे ज़्यादा लापरवाह होते हैं, ठीक है। तो बुजुर्गों को, डायबिटिक्स को बहुत बचाइए। अब 5वां जो कंसर्न है वो है
बच्चों का। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है तो मैं इसको एक अलग वीडियो में और अलग लेख में आपको समझाऊंगा कि बच्चों में क्या करना चाहिए। बच्चों में बहुत लाइटली मत लीजिए, कुछ रीजंस हैं जिनको मैं एक डिटेल में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही। शेयर करिए इसको जिससे कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, और यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछे। मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, मेरा नाम टाइप करके डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, वहां पर परमानेंटली पड़ा होगा। फेसबुक पर क्योंकि टाइमलाइन में पीछे चला जाता है, हालांकि मैं दोनों जगह ही ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। रिक्वेस्ट यही है कि आप व्यक्तियों को फॉलो करना, भारत में हम व्यक्तियों को बहुत फॉलो करते हैं, फैक्ट्स को फॉलो करिए, फैक्ट्स को, साइंस को, दिमाग को खुला करिए। किसी के भी ब्लाइंड फॉलोवर मत बनिए, मेरे भी नहीं, ठीक है। मैं भी गलत हो सकता हूं, तो मैं भी जो बोल रहा हूं उसको देखिए, इंक्वायर कीजिए, सर्च कीजिए, तब मुझ पर, मेरी बातों पर बिलीव कीजिए, लेकिन उतना ही बिलीव जो कि आप सर्च कर चुके हो, ठीक है। मुझे एक व्यक्ति के रूप में मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी मेरा भी ब्लाइंड फॉलोअर हो और मेरी हर बात को मान ले, भले मैं कितनी भी अनसाइंटिफिक बात कर रहा हूँ। हालांकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हमेशा साइंटिफिक बात करूँ, प्रॉपरली अपडेटेड रहकर बात करूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको और हमारे देशवासियों को मदद करेगा। देखता हूँ कितने लोग इसको शेयर करते हैं। थैंक यू।